नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार। अगर कंपनियां करती हैं आपको अनसुना, तो पहरेदार बुलंद करता है आपके हक की आवाज। पहरेदार में आज बकाये वसूली के लिए कंपनियां किस हद तक जा सकती हैं। आइडिया ने दोस्त, रिश्तेदारों से लेकर दफ्तर तक की रिकवरी कॉल्स। पहरेदार की पहल के बाद पता चलता है कि गलती कंज्यूमर की नहीं बल्कि खुद आइडिया कंपनी की थी। नहीं घट रही है मेक माई ट्रिप से शिकायतों की तादाद। कंपनी पर रिफंड में महीनों की देरी करने का आरोप और पॉलिसी सरेंडर करने के 2 महीने बाद भी एचडीएफसी लाइफ कंज्यूमर को नहीं मिली रकम। पहरेदार की ईमेल के बाद कंपनी ने दिखाई मामला सुलझाने में तेजी। तो इन तमाम कंपनियों से जुड़े इन केसेस को हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कंपनियां कैसे सुलझा रही है। और हम इसलिए ये बताते हैं ताकि आप जानें अपना हक। मोबाइल नंबर किसी और का और कंपनी बिल मांगे आपसे, क्या ये मुमकिन है? लेकिन यही हुआ है दिल्ली के पंकज जैन के साथ। आइडिया के सब्सक्राइबर पंकज का 1 महीने का बिल कुछ 100 रुपए आता था, लेकिन मार्च के महीने में कंपनी ने इन्हें करीब 12,000 रुपए का बिल भेज दिया। इस बिल से परेशान पंकज ने जब कंपनी से इसके डिटेल्स मांगे तो जो कुछ इन्हें आइडिया ने बताया सुनकर इनके होश उड़ गए। क्या थी पंकज की परेशानी और इतना बढ़ा हुआ बिल इनके पास कैसे पहुंचा, समझाने के लिए मेरे साथ पंकज जैन हमारे गुड़गांव स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। पंकज जी नमस्ते। क्यों इतना बढ़ा हुआ बिल आया था? कंपनी ने आपसे क्या बताया? कंपनी से आपने एक्सप्लेनेशन मांगा था, राइट? प्रियंका, मैंने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। मैंने उनके कस्टमर केयर पे फोन किया तो मुझे मालूम चला कि कोई और नंबर, अननोन नंबर था मेरे लिए, कि उसका बकाया बिल था अराउंड 12,000 का, और उन्होंने उस नंबर का बिल मेरे नंबर पे डाल दिया है। तो मैंने कहा कि ये नंबर तो मेरा नहीं है, आप इसकी वेरिफिकेशन कराइए। तो उन्होंने वेरिफिकेशन में 2 या 3 दिन का टाइम लिया। उसके बाद फिर मेरे को रिवर्ट किया कि ये आपका ही नंबर है, वी हैव डन ऑल द वेरिफिकेशंस एंड यू विल हैव टू पे दैट अमाउंट। सो उसके बाद मैंने उनके कस्टमर केयर के वो चक्कर लगाए, मेल कन्वर्सेशन किए, लेकिन हर बार सेम रिवर्ट मिला कि आपको ये बिल देना पड़ेगा। देन आई आस्क्ड फॉर द ID proof सबमिटेड अगेंस्ट दैट अननोन नंबर, कि आप मुझे उसका ID प्रूफ दिखाइए, मेरे साइन दिखाइए, मेरा फोटो दिखाइए जो आपने नंबर इशू किया होगा। तो उन्होंने वो सब डिटेल्स देने के लिए मना कर दिया, बोल दिया कि हमारी पॉलिसी में नहीं आता है जी। तो ये आइडिया कहीं से भी आपको साबित नहीं कर पा रही थी कि ये नंबर आपका है, बस कह रही थी कि ये नंबर आपका है, इसीलिए आपका ये बिल जो है उस पुराने नंबर के बकाये के तौर पर आपसे वसूले जा रहे हैं। और उसके बाद आपने वो बिल अदा नहीं किया, आपका फोन कनेक्शन काट दिया गया। लेकिन आइडिया अपने बकाये को नहीं भूली थी, आपका फोन कनेक्शन कट हो गया था। कैसे ये आप पर इन्होंने दबाव बनाया, ये बताइए। मैम, इन में उन्होंने मेरे कॉल हिस्ट्री से जितने भी डायल नंबर थे और जितने भी रिसीव्ड कॉल्स थे, उन सब नंबर को पिक करके, सब पे कॉल करके मेरे लिए वेरिफिकेशन की कि पंकज जैन का एक कोरियर आया है, आप उनका नया नंबर दे दीजिए। वो सब फेक कॉल्स थे। उन्होंने मेरे ऑफिस में फोन किया, मेरे रिलेटिव्स को फोन किया, और बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि बिल्कुल फेक कॉल्स हैं और डिटेल निकालने के लिए हो रही है। उसके चक्कर में मेरी जॉब तक भी बनाई थी, क्योंकि मेरे मैनेजर ने बकायदा मेरे को बुला के पूछा कि तूने मेरा नंबर किसको दे रखा है, तेरे लिए वेरिफिकेशन कॉल आ रही है। तो फिर मैंने पहरेदार को अप्रोच किया और फिर पंकज, लेकिन ये बहुत डिस्टर्बिंग है। एक पॉइंट पर आपने हमें पहले जो कॉन्वर्सेशन थे उसमें बताया था कि इन्होंने आपके बॉस को फोन किया, आपके मैनेजर को फोन किया, और शायद कुछ कहा कि कुछ फ्रॉड का मामला है। क्या है ये पूरी बात बताइए, क्योंकि इससे आपकी परेशानी बहुत बढ़ गई थी। हाँ जी मैम, उन्होंने मेरे मैनेजर को फोन किया और बोला कि पंकज जैन के नाम से एक कोरियर आया है, उनका नंबर लग नहीं रहा है, तो आप उनका दूसरा नंबर दे दीजिए। दे वर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट मी, इवन दे हैड माई ईमेल एड्रेस, और मैं उनको बार बार अप्रोच कर रहा था, लेकिन उन्होंने पता नहीं ये कहाँ से ये फंडा निकाला मेरे सब कॉन्टेक्ट्स को फोन करने का। और उन्होंने फिर वेरिफिकेशन करने की कोशिश की, तो मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया मीटिंग रूम में और फिर बोला कि तेरे लिए वेरिफिकेशन कॉल्स आ रही हैं और तूने मेरा नंबर कहाँ कहाँ पे बांट रखा है और तेरा क्या फ्रॉड का केस चल रहा है, तो इन सबको क्लियर करो। ये तो वो सब यहाँ पे चला था। बिल्कुल, लेकिन कभी आइडिया आपकी सुनने को राजी नहीं थी। जब आपने हमसे संपर्क किया और हमने आइडिया से बातचीत की, तो कैसे बात आपके हक में आई, फिर मुझे ये बताइए। मैम, जब मैंने पहरेदार को अप्रोच किया तो नेक्स्ट डे आइडिया से मेरे पास कॉल आया कि हम सारा वेरिफिकेशन दोबारा से कर रहे हैं और आप हमें कुछ टाइम दीजिए। और वो सारा वेरिफिकेशन करने के 1 हफ्ते के बाद उन लोगों ने मुझे फिर से फोन किया कि हमने आपका सारा वेरिफिकेशन कर लिया है और ये नंबर आपका नहीं था,
और हमने वो सारा पेमेंट कर दिया आपके बिहाफ पे और उन्होंने नंबर फिर से एक्टिवेट किया। अच्छा, तो अभी तक जो बिल्कुल आइडिया सुन नहीं रही थी, जब भी पंकज उनको बोल रहे थे कि ये नंबर मेरा नहीं है, ऐसा ही हो रहा था ना पंकज? आपके बिल्कुल नहीं सुन रहे थे, अपनी ही बात कहे जा रहे थे कि ये नंबर आपका है, लेकिन पहरेदार ने जब मामले की पड़ताल शुरू की तो वेरिफिकेशन फिर से होता और पता चलता कि ये नंबर आपका ही नहीं था। दूध का दूध, पानी का पानी निकल गया। राइट मैम, मेरे पास बाकायदा एविडेंस है, मेरे पास ईमेल कन्वर्सेशंस हैं जिनमें उन्होंने लिखा है, आई कैन शो दैट कन्वर्सेशन। बिल्कुल, तो आप राहत की सांस ले रहे हैं अब जाकर पंकज। अब मैं समझ रही हूँ आपके पास सारे कॉन्वर्सेशन आपने हमें मेल के जरिए भी भेजा था, लेकिन अब आप राहत की सांस ले रहे हैं, मामला सुलझ गया है अब? हाँ मैम, मामला सुलझ गया है, लेकिन उन्होंने 3 महीने मेरे को इतना मेंटल हेरेस किया है और बाकायदा मेरा जो मोबाइल नंबर, मेरे मतलब कोई भी मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, नंबर चेंज हो चुका था। उसके अलावा मेरे जितने भी इंटरनेट बैंकिंग है सब में ओटीपी मेरे पुराने नंबर पे आ रहा था, मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा था, बैंक ट्रांजेक्शन। और ऊपर से उन्होंने आप जिस नंबर के भरोसे बैठे हुए थे, आइडिया ने उस नंबर को ऐसा घुमा दिया कि पंकज के लिए बहुत ही ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कहां जाए, क्या करे। बिना किसी प्रूफ के आइडिया ये साबित करना चाहती थी कि ये नंबर पंकज का ही है, जबकि पंकज 1000 बार कह चुके थे। हमारे फोन कॉल के बाद मामले में जरूर बदलाव आया है। पंकज की शिकायत पहरेदार ने कंपनी के सामने रखी, जानना चाहा कि कंपनी इस मामले में क्या करने वाली है। पहरेदार की मेल मिलते ही कंपनी हरकत में आ गई थी और मामला सुलझाने में जुट गई। पंकज की शिकायत पर आइडिया से पहरेदार को कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं मिला है, लेकिन कंपनी से ये जानकारी जरूर मिली है कि पंकज से कंपनी ने संपर्क कर अपनी गलती सुधार ली है। पंकज के नाम पर कोई बकाया नहीं है, जो पंकज जैन मुझे खुद अभी बताते। लेकिन पंकज, क्या इस तरह से बिल माफ कर देना और सारे आरोप जो भी आप पर लगा रहे थे कि ये नंबर आपका, वो वापस लेना आपके को सैटिस्फाई कर रहा है? आपको लग रहा है ये ही आपको सोल्यूशन चाहिए था, ये अल्टीमेट कदम था जो कंपनी ने उठा लिया है और मामला क्लोज हो रहा है अब? मैम, ये आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट सोल्यूशन। 11,000 12,000 मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को बिल देने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप प्रूव तो करो कि ये बिल मेरा है। और बाकायदा आप इतना कुछ कर चुके हो, आप बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के किसी पे कुछ भी ब्लेम लगा दे रहे हो। आप बोलते हो एक आईडी आपकी दुनिया बदल सकता है, आप ऐसे दुनिया बदलोगे? आप एक शरीफ इंसान को एक फ्रॉड बना के रख दे रहे हो। और ऊपर से आप पर्सनल डेटा, मैं अपने मोबाइल से किसी को कॉल करता हूँ, अगर मैंने आप कोई सर्विस प्रोवाइडर यूज किया तो सर्विस प्रोवाइडर का ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो उन डिटेल्स को यूज करके वहां पे उन नंबर्स को डायल करे, मिसयूज करे उन नंबर्स को। बिल्कुल, एक आइडिया आपकी दुनिया बदल देगा। पंकज जैन की दुनिया इस तरह से बदली कि इनके रिश्तेदारों, इनके घर वालों को, इनके रिश्तेदारों को, इनके ऑफिस वालों को फोन किए जा रहे थे कि इन्होंने एक 12,000 का बिल नहीं चुकाया है, जबकि आइडिया अपना बैकग्राउंड चेक नहीं कर रही थी कि ये नंबर आखिर पंकज जैन का है या नहीं। और पंकज ने 3 महीने तक जिस तरह के स्ट्रेस में ये जिए, मुझे लगता है पंकज बिल्कुल हकदार हैं कि आइडिया न केवल उनके पैसे लौटाए, माफी मांगे, बल्कि उन्हें कॉम्पनसेट करे, उन्हें मुआवजा दे। ये जो मानसिक, जिस तरह के मानसिक उत्पीड़न इनको हुई है, इनके बॉस इन्हें बुला करके पूछ रहे हैं क्या मामला चल रहा है, इनके रिश्तेदार इन्हें लगातार फोन कर रहे हैं। पंकज जैन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप पर जो बीती है, उम्मीद करते हैं आइडिया के किसी और कस्टमर के साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि एक आइडिया अगर दुनिया बदलना चाहता है तो वो सकारात्मक तरीके से दुनिया बदले, ना कि इस तरीके से कि अब पंकज सोच रहे हैं कि ये आइडिया के नंबर से ये छुट्टी पाले। शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहरेदार में हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद मेक माई ट्रिप से रिफंड मिलने का इंतजार खिंच रहा है लंबा, लेकिन कंपनी का दावा कंज्यूमर की लापरवाही की वजह से हो रही है देरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहरेदार और हमें लगातार मेक माई ट्रिप की कई शिकायतें आ रही हैं। शिकायत ये है कि कंपनी ट्रिप के पैसे वसूलने में तो बहुत आगे रहती है, लेकिन अगर रिफंड का केस बनता है तो देरी इतनी लंबी खिंच जाती है कि कंज्यूमर परेशान होकर थक हार जाता है। बंगलुरु के मनु पीताम्बर ने अपने लिए मेक माई ट्रिप से गोवा का टूर बुक किया। ट्रिप से पहले इन्हें पता चला कि एयर एशिया, जिसके जरिए ये गोवा पहुंचने वाले थे, उसके फ्लाइट रीशेड्यूल कर दिए गए हैं और ये बदलाव उन्हें सूट नहीं कर रहा था। फ्लाइट की नई टाइमिंग मनु के टूर और छुट्टियों के आड़े में आ रही थी और इसके चलते इन्होंने मेक माई ट्रिप से टूर कैंसिल कर पैसे लौटाने की मांग रखी। नॉर्मल सा लगने वाला ये प्रोसीजर मनु के लिए परेशान करने वाला एक्सपीरियंस बन गया। मेक माई ट्रिप से वो लगातार 2 महीने तक अपने रिफंड के लिए बात करते रहे।
कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार उन्हें कोई ना कोई बहाना बताकर टाल दिया जाता था। मनु के ईमेल के मुताबिक उन्होंने मेक माई ट्रिप को 100 से ज्यादा बार फोन किया है, लेकिन उनका मामला तब भी नहीं सुलझा। अंत में जब इन्होंने पहरेदार को अपनी आप बीती भेजी, तब जाकर इन्हें मेक माई ट्रिप से राहत मिली है। मनु ही की तरह मुंगेर के अमित कुमार भी परेशान रहे मेक माई ट्रिप से। रिफंड के लिए इन्हें भी करना पड़ा लंबा इंतजार। अमित ने अपनी पत्नी के साथ गर्मियों की छुट्टियां श्रीनगर में बिताने की सोची थी। पूरी ट्रिप की प्लानिंग की मेक माई ट्रिप के जरिए। होटल बुकिंग से लेकर फ्लाइट टिकट वेबसाइट के जरिए ही इन्होंने बुक किया था। लेकिन जब ये दिल्ली से जम्मू पहुंचे और जम्मू से श्रीनगर के आगे का सफर तय करना था, तब श्रीनगर में बाढ़ आ गई थी, जिस वजह से इन्हें ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। और तब इन्हें मेक माई ट्रिप ने भरोसा दिया कि सारी रकम रिफंड हो जाएगी, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ और ही हुआ। अमित जी मेरे साथ हैं फोन लाइन पर मुंगेर से। अमित जी नमस्ते। कितनी दिक्कत आई आपको मेक माई ट्रिप से इस कैंसिल ट्रिप की रकम वसूलने में? सब बताइए, कैसा रहा आपका अनुभव मेक माई ट्रिप के साथ? रिफंड वसूलने में मेक माई ट्रिप के साथ बहुत बुरा अनुभव रहा। काफी परेशान रहा, कई दफे कॉल किया। हाँ। बट हर बार एक कंप्लेन नंबर दे दिया जाता था। हाँ। लेकिन कोई रिफंड इनिशिएट नहीं होता था। बिल्कुल। आप सितंबर 2014 में जा रहे थे इस हॉलिडे पर। हॉलिडे हाँ। तो खैर आपका जो भी श्रीनगर में बाढ़ आई उसकी वजह से हॉलिडे तो बीच में ही रुक गया, लेकिन ये आप कितनी बार उनसे किस तरह से संपर्क? आपने मुझे खुद बताया कि उन्होंने कैसे अपने वेबसाइट पर भी लिखा था कि इस डिजास्टर की वजह से जो लोग अपना ट्रिप पूरा नहीं कर पाए उन्हें रिफंड जल्द से जल्द मिलेगा विदाउट एनी कैंसिलेशन चार्ज, पर ऐसा हुआ नहीं। हाँ। तो आप कितनी बार उनसे संपर्क में रहे? क्या क्या वो आपको बोलते रहे सितंबर से लेकर अभी तक? कई दफे कॉल किया, नंबर याद तो है नहीं नंबर टाइमिंग, बट तो आपको ऐसा भी किसी पॉइंट पर लगा अमित जी कि शायद आपके पैसे डूब गए हैं? मुझे तो ये पूरा भरोसा हो चला था कि ये मेरे पैसे डूब गए हैं। अच्छा। लेकिन एक दिन मैंने वो CNBC पे ही पहरेदार शो देख रहा था, उसमें मेक माई ट्रिप के अगेंस्ट कंप्लेन आया। हाँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा होप जगा मेरे अंदर की देखता हूँ मैं उन्हें मेल करके क्या रिस्पॉन्स आता है। फिर मैंने मेल किया आपको, उधर से तुरंत रिस्पॉन्स आया। फिर आगे का ये आप राहत की सांस ले रहे हैं ना, क्योंकि पैसे हाँ, मेरे पूरे पैसे रिफंड, जो कैंसिलेशन पेनल्टी लगा था वो रिफंड हो गया पूरा। चलिए, बहुत मुबारक हो अमित जी, आपको पैसे मिल चुके हैं। लेकिन हाँ, कई सीरियस क्वेश्चन जरूर उठते हैं। मेक माई ट्रिप ने जिस तरह से कंज्यूमर को ट्रीट किया है, दोनों ही केस पहरेदार की पहल के बाद सुलझे। पहरेदार के ईमेल के आधिकारिक जवाब में कंपनी दोनों ही केसेस में अपनी गलती नहीं मान रही है। उसका कहना है कि मामला दूसरी वजह से खींचता चला गया था। मनु के केस में कंपनी का कहना है कि एयर एशिया ने रिफंड करने में देरी की, इसलिए एयरलाइन की गलती थी कि रिफंड प्रोसेस में इतनी देरी लगी है। मेक माई ट्रिप के मुताबिक एयर एशिया ने मनु के बंगलुरु से गोवा के टिकट का रिफंड 16 अप्रैल को किया, जबकि गोवा से बंगलुरु टिकट का रिफंड 1 महीने बाद किया। वहीं अमित कुमार के केस में भी कंपनी का कहना है कि गलती वेबसाइट की नहीं, अमित की थी। अपने जवाब में मेक माई ट्रिप हमें बता रही है कि अमित के जो 2 टिकट का रिफंड था, जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली का, श्रीनगर से दिल्ली का टिकट उसी दिन गो एयर ने रिफंड कर दिया। लेकिन एयर इंडिया में रिफंड प्रक्रिया में अमित ने गलती कर दी थी, जिसके चलते रिफंड फंस गया था। वेबसाइट की मुताबिक जो रीजन फॉर कैंसिलेशन में अमित जी ने नो शो लिख दिया, जबकि उन्हें प्राकृतिक आपदा लिखना था, और इसी वजह से देरी हुई है। लेकिन चाहे वजह जो भी रही हो, अपने मेल में मेक माई ट्रिप कह रही है कहीं भी इंटेंशनली हमने कोई देरी नहीं की है। लेकिन साथ में मेक माई ट्रिप को यह भी देखना होगा कि उन्होंने इंटेंशनली इनकी मदद करने की भी कोशिश नहीं की। बस दोनों ही मामलों में ये लोग फोन करते रहे, मेल से संपर्क करते रहे, लेकिन मेक माई ट्रिप कोई पुख्ता जवाब इन्हें नहीं दे रही थी। मेक माई ट्रिप की माने तो दोनों ही केसेस में रिफंड में देरी वेबसाइट की वजह से नहीं हुई। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं जो तर्क और तेजी केस को सुलझाने में पहरेदार के ईमेल के बाद कंपनी ने दिखाई, वो अगर पहले दिखा देती तो काफी बेहतर होता। हमें यह समझना जरूरी कि बतौर कंपनी आप केवल एंड टू एंड सर्विस दें, ये नहीं कि प्रोडक्ट बेच कर निकल जाए और कंज्यूमर परेशान बस इधर उधर घूमता रहे। और कहीं ना कहीं जैसा कि अमित कहते कि उन्होंने तो सारी होप ही छोड़ दी थी कि उनके पैसे वापस मिलेंगे। चलिए, पहरेदार इनके पैसे वापस दिला रहा है, इस बात की खुशी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मेक माई ट्रिप अपने सर्विसेज को जरूर सुधारेगी। लेते हैं ब्रेक के बाद खत्म हुआ HFC लाइफ की कंज्यूमर का 2 महीने का इंतजार। पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है पॉलिसी का रिफंड।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। संबलपुर ओडिशा के रमाकांत मिश्रा ने अपनी पत्नी तान्या मिश्रा के लिए पोस्ट रिटायरमेंट के लिहाज से एचडीएफसी लाइफ की 2 पॉलिसीज खरीदी थी। उसमें से एक पेंशन पॉलिसी दी थी। उम्मीद थी कि जब इनकम कम हो जाएगी तो इस पॉलिसी से इन्हें फाइनेंशियल मदद मिलेगी, लेकिन हर साल मिश्रा जी के लिए 1 लाख रुपए इस पॉलिसी की किस्त जमा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तब इन्होंने मन बनाया कि पॉलिसी सरेंडर कर दी जाए और इसके लिए इन्होंने सारे जरूरी कदम जो भी प्रोसीजर था वो सब पूरे कर दिए, लेकिन सरेंडर करने के 2 महीने बाद भी इनके अकाउंट में पॉलिसी की रकम नहीं आई। ये चिंता होने लगी ने कि आखिर ये पैसे लौटाने में एचडीएफसी लाइफ को इतनी देरी क्यों हो रही है। ब्रांच के कई चक्कर लगाए, एचडीएफसी लाइफ के कॉल सेंटर में कई कॉल्स किए, लेकिन इन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रही थी। इनकी पत्नी तान्या मिश्रा हमारे साथ अपनी आप बीती के साथ। तान्या जी नमस्ते, स्वागत है पहरेदार में। क्या हो रहा था? ये एचडीएफसी लाइफ को आपको करीब 6.5 लाख रुपए लौटाने थे। ये जो पेंशन पॉलिसी आप लोगों ने सरेंडर की थी, ये वापस क्यों नहीं मिल पा रही थी? कंपनी आपको क्या जवाब दे रही थी मैम? वो हमारा 2 पॉलिसी था और एक मैंने जो 50,000 का कम अमाउंट का पॉलिसी था वो लोग जल्दी लौटा दिए, और ये जो बड़ा अमाउंट था 6.5 लाख का था वो लोग लौटाने में दिक्कत कर रहे थे। दिक्कत से क्या मतलब है? क्या कह रहे थे आप लोगों को, क्यों नहीं मिल पा रही है? वो बोल रहे थे जैसे कि पहला अमाउंट तो एक अकाउंट का नंबर वो लोग हमरा दिया जाता है उनको तो वो अकाउंट नंबर में वो लोग चढ़ा दिए पहले वाला अमाउंट, पर दूसरे बार वही अकाउंट उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। बोले ये अकाउंट में मेरा नाम का स्पेलिंग गलत है। अच्छा, 50,000 जब दे रही थी एचडीएफसी लाइफ तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। जब 6.5 लाख रुपए आपको वापस करने थे तब उन्हें उसी अकाउंट सेम अकाउंट में आप कभी स्पेलिंग का बहाना दे रहे थे, कभी कुछ और कह रहे थे आपको? जी वही अकाउंट में ही वो लोग डिपॉजिट करने में दिक्कत कर रहे थे। बोल रहे थे कि ये अकाउंट में मेरा नाम का माने स्पेलिंग गलत है, ऐसा बोल रहे थे। ये बहुत ही अजीब बात लगती है कि 50,000 की रकम जब अदा करनी तो स्पेलिंग सही लग रहा था, जब 6.5 लाख देने थे तो एचडीएफसी लाइफ को स्पेलिंग में दिक्कत आ रही थी। खैर तान्या जी, ब्रांच ने आपको क्या कहा? ब्रांच के चक्कर भी लगाए रमाकांत जी आपके पति जो हैं? हम लोग क्या किए ना, उसका अकाउंट नंबर हम लोग दूसरे अकाउंट दिए, एक्सिस बैंक का अकाउंट फिर दिए, वो भी जॉइंट अकाउंट है, वही अकाउंट का नंबर दिए, तभी भी वो लोग रिटर्न नहीं कर रहे थे। और ये मिस्टर हमारे बहुत उसका कॉल सेंटर में फोन किए हैं, और जो एचडीएफसी का ऑफिस में जो हमारा जो डील कर रहे थे उनको भी वो फोन करके बार बार पूछ रहे थे। वो लोग दे ही नहीं रहे थे, मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ओके, तभी आपका पहरेदार में मैंने हम लोग कंप्लेन किए, तभी पहरेदार के बाद ही वो लोग रिएक्शन किए। अच्छा, और अब पैसे आपको मिल चुके हैं तान्या जी? मिल चुका है अभी। वो लोग फिर हमारे साथ कांटेक्ट किए और उसके बाद फिर मिल गया। मैं उनको एक बात बोली, मैं बोली कि वही जो आपको जो बता रही हूँ कि 50 कम अमाउंट तो आप लोग जल्दी दे दिए और ये बड़े अमाउंट में क्यों इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं। तभी ये लोग फिर लेकिन फिर भी आपको इंतजार तो काफी करना पड़ा। जब तक पहरेदार ने आपका मामला उठाया आपको राहत नहीं मिल रही थी? जी बिल्कुल। पहरेदार जब हरकत में नहीं आया तभी तक हमारा नहीं मिल रहा था। आप लोग के लिए मैंने मिल गया वो चीज। तो आपने आप पूछा नहीं कि अब आप कैसे लौटा रहे हैं, और पहले यही अमाउंट देने में जो आप ही का अमाउंट है वो क्या दिक्कत आ रही थी? आपने ये सवाल नहीं पूछा? और जब इंक्वायरी के लिए मुझे फोन किए थे, मैं ही बोली थी उन लोगों को कि आप वही बात जो बोली कि आप कम अमाउंट में तो आराम से दे रहे हैं, और अभी क्यों इतना तंग कर रहे हैं हम लोग को। तो लोग और कुछ बोले नहीं। फिर अच्छा। वो बोला अच्छा मैम ठीक है करके वो फोन रख दिया। वो तो कॉल सेंटर का फोन था ना उनका। जी बिल्कुल। चलिए, तो कॉल सेंटर में खुद तान्या जी और उनके हस्बैंड रमाकांत मिश्रा फोन करते रहे, कोई असर नहीं पड़ रहा था। अभी तान्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अब जो बता रही थी कि अब जाकर उन्हें ये पैसे मिल गए। लेकिन एक सवाल ये बार बार पूछ रही हैं कि 2 पॉलिसी ली थी इनके हस्बैंड ने। पहली पॉलिसी थी 50,000 रुपए की, जो सरेंडर की वो रकम तुरंत इनके अकाउंट में आ गई। दूसरी पॉलिसी थी करीब 6.5 लाख रुपए की, और ये वापस देने में एचडीएफसी लाइफ ने इन्हें और इनके हस्बैंड को खूब सारे चक्कर लगाए। तान्या की परेशानी पहरेदार ने एचडीएफसी लाइफ के सामने रखी, जानना चाहा कि केस में क्या करने जा रही है कंपनी। पहरेदार की पहल के तुरंत बाद कंपनी ने मामला सुलझा दिया, रकम
इन्हें वापस कर दी गई है। अपने जवाब में कंपनी ने बताया कि पॉलिसी सरेंडर तो हो गई थी, लेकिन पे आउट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कंपनी के पास एड्रेस प्रूफ नहीं था। कंपनी अपने रिकॉर्ड चेक कर रही है और एड्रेस प्रूफ मिलते ही पेमेंट भी करने की पूरी तैयारी है। और तानिया खुद बता रही थी पेमेंट हो चुका है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, जब पॉलिसी कंज्यूमर खरीदता रहता है तब ये एड्रेस प्रूफ, ये पूरा जो नाम की चेकिंग है, क्या ये उतने ही मुस्तैदी से करते हैं? या कई बार इनके एजेंट ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि आप बस साइन कर दीजिए, सारा काम पूरा हो जाएगा। और जब आप इसी तरह के एजेंट्स पर विश्वास करते हैं तो होता ये है कि जब आपको इसका सरेंडर के बाद रकम चाहिए होती है तो इस तरह से एड्रेस प्रूफ और नाम की डबल ट्रिपल चेकिंग होती रहती है और कंज्यूमर परेशान रहता है अपने पैसों के लिए। उम्मीद करते हैं HDFC लाइफ के किसी और कंज्यूमर को इस तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कम से कम तानिया मिश्रा और रमाकांत मिश्रा के केस से HDFC लाइफ ने कुछ तो सीखा होगा और आगे अपने कंज्यूमर के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाएगी। पहरेदार में आज बस इतना ही। फिलहाल हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। आप अपने सुझाव और शिकायतें हमें भेज सकते हैं पहरेदार@network18online.com पर। आप मुझे और पहरेदार दोनों को इसके ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमें यही इजाजत दीजिए। हम अगले हफ्ते आपकी आवाज यूं ही बुलंद करेंगे। नमस्कार।